नमस्कार बच्चों, दीपक मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ऐसे देखा जाए तो ये चैप्टर काफ़ी सिंपल है। इसमें 3-4 टॉपिक ही पढ़ना है और आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे एकदम आसानी से। तो तैयार हो जाइए कॉपी एंड पेन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखिए, इस चैप्टर के नाम से यह स्पष्ट है कि हमें इस चैप्टर में रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। अब क्या है कि रियल नंबर क्या है? सबसे बड़ा सवाल एंड सबसे फर्स्ट सवाल यही है कि रियल नंबर क्या है। देखिए, इसके नाम से यह स्पष्ट है कि रियल का मतलब होता है वास्तव। रियल का मतलब होता है वास्तव में, या आप कह सकते हैं वास्तविक, एक्चुअल में। एंड नंबर्स का मतलब नंबर, संख्याएं। तो ऐसे नंबर्स जो रियल में एग्जिस्ट करती हैं तो उनको आप कहते हैं रियल नंबर। अब क्वेश्चन यह है कि एग्जिस्ट कहाँ करती है। तो रियल नंबर को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने रियल नंबर लाइन बनाया है और रियल नंबर को ढूंढने के लिए हम लोग रियल नंबर लाइन पे जाते हैं। अब जैसे देखिए, रियल नंबर लाइन क्या है? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो कि माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनाइट तक जाती है। एंड बिल्कुल ही बीच में हम ओरिजिन रखते हैं। राइट साइड में आप जाओगे तो हम लोग पॉजिटिव नंबर लेते हैं और लेफ्ट साइड में आएंगे तो हम लोग निगेटिव नंबर्स लेते हैं। अब पॉजिटिव नंबर जो डेसिमल के फॉर्म में है या फ्रैक्शन के फॉर्म में है, या वो रेशनल है या इरेशनल है, ये सभी के सभी नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो आप यहां से रियल नंबर का डेफिनेशन बना सकते हैं कि ऐसे सभी नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। ये डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9th के अंदर। हाँ, दूसरे तरीका से सोचें तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है, जिसको सिंबॉलिकली हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं, ये हमारा 2 टाइप का हो जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग रेशनल्स या रेशनल नंबर, एंड दूसरे को बोलते हैं हम लोग इरेशनल्स या इरेशनल नंबर। ऐसे हम लोग रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इरेशनल नंबर को Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहां से भी चाहें तो रियल नंबर का डेफिनेशन बना सकते हैं और रियल नंबर का डेफिनेशन बन जाएगा यहां से कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को जब हम लोग साथ में ला देंगे तो हमारा रियल नंबर बन जाएगा। अब देखिए, रेशनल्स या रेशनल नंबर का डेफिनेशन भी हम लोगों को पता है। रेशनल नंबर का मतलब था कि ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सके। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड p एंड q दोनों ही इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए, इंटीजर के लिए एक सिंबल यूज करते हैं हम लोग i, और दिस सिंबल इज बिलोंग्स टू। ठीक है, अब देखिए, बिलोंग्स टू का मतलब होता है होके जाना। कहने का मतलब यह है कि पी क्यू इंटीजर से होके जा रहा है, इसका मतलब पी क्यू इंटीजर ही है। अब बात करते हैं, क्या रेशनल नंबर का डेफिनेशन कोई दूसरा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। हम यदि देखें 2.3 जो कि एक डेसिमल फॉर्म का नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो हम लोग यहां देख पा रहे हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
तो हम कह सकते हैं कि सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो रेशनल्स होते हैं। और यदि हम बात करें 2.3333, देखिए यहां पर ये डेसिमल टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन क्योंकि 333 ही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो हम चाहे तो यहां से रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जितने भी डेसिमल्स रिपीटिंग होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है या टर्मिनेटिंग होते हैं, उनको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ऐसे ही इरेशनल नंबर, ऐसे डेसिमल फॉर्म वाले नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे √2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 1.414, इसके बाद ये रिपीट नहीं करेगा। √3 की वैल्यू आप लिखेंगे तो 1.732, आगे ये रिपीट नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं करेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं जिनको हम लोग इरेशनल्स बोलते हैं। तो अब बात करें कि इन दोनों को यदि मिला दें तो वही तो रेशनल, तो वही तो हमारा रियल नंबर हो जाएगा। तो रियल नंबर के अभी तक हम लोगों ने 2 डेफिनेशन देखा। फर्स्ट डेफिनेशन कह रहा था कि ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पे लाई करते हैं। दूसरा डेफिनेशन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो रेशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है। हम चाहे तो एक थर्ड एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिख सकते हैं, और ये थर्ड जो डेफिनेशन है वो ये है कि जैसे मान लेते हैं कोई भी नंबर x है और इस नंबर का स्क्वायर करते हैं और ये यदि हमारा नॉन निगेटिव आता है, ठीक है। अब देखिए नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। अब क्योंकि 0 ना ही का नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है हम उसको रियल नंबर कंसीडर करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि हमें देखना है कि -1.2 जो कि रियल है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप चेक कर सकते हैं, आप इसका स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद आ गया 1.44 जो कि एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो स्क्वायर जिसका नॉन नेगेटिव हो उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि -1.2 जो है वो एक रियल नंबर है। ओके, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे आप। ओके, अब देखिए, अब यदि हम लोग बात करें कि अगला जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग को 10th में पढ़ना है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। डेफिनेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन है नहीं, ऐसे क्योंकि चैप्टर का नाम रियल नंबर है तो आपको रियल नंबर के बारे में अच्छा से जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने रियल नंबर का डिटेल बताया। ओके, हाँ जी, तो ये रहा हम लोगों का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का फर्स्ट टॉपिक, और इसके हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। अब देखिए, इसका ये जो हमारा थ्योरम है, थ्योरम का मतलब क्या होता है, थ्योरम का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। इस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थात ये जो है, ये जो थ्योरम है वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब मूल, जड़, है ना। अर्थमेटिक का जो थ्योरी है वो इस थ्योरम पे डिपेंड करता है। अब देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, मतलब कि ये थ्योरम कहता क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड
एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब सभी कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो हर एक कंपोजिट नंबर को। एंड देखिए दूसरा टर्म यहां पे है कि जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा यूनिक। एंड तीसरी जो यहां पे मेन चीज है, ठीक है, मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टर होगा उसके ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है। अब देखिए इसको समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लें और हमने कहा कि एक नंबर है 128, ठीक है। अब देखिए यहां 128 लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 222 ही आएगा। आइए अब हम लोग 130 ले लेते हैं। अब देखिए हम लोग यदि इसको फैक्टराइज करते हैं तो देखिए 2 से जाएगा ये और यहाँ आ गया 65। अब देखिए फिर 65 5 से डिविजिबल है तो हम लोगों ने देखा कि ये हो जाएगा 13, मतलब 130 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 13। अब देखिए फिर यदि हम बात करें 130, यदि हम यहाँ 5 से ले गए तो क्या हो जाएगा 26, फिर 2 से ले गए फिर 13, मतलब 130 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 13। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा 130 है इसको हमने 2 इंटू 5 इंटू 13 लिखा या हमने लिखा 5 इंटू 2 इंटू 13। अब देखिए दोनों ही केस में ये जो फैक्टर्स हैं वो सेम है। यहां भी हम लोगों ने देखा कि 2, 5 और 13 ही इन्वॉल्व है और यहां भी हमने देखा 5, 2 और 13 ही इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक सेम नंबर लेंगे तो फैक्टराइजेशन उसका जो होगा वो सेम होगा। अब देखिए अगला जो पार्ट था, ठीक है, वो कह रहा था कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब ये हर नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा यूनिक। एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया 140। अब देखते हैं, देखिए ये हो गया 70, ये हो जाएगा हमारा 5 से जाएगा 1 4, फिर ये 2 से चला गया फिर 7 हो गया, मतलब 140 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे आप देखें तो 2 और 5 यहाँ भी है, 2 और 5 यहाँ भी है, लेकिन आगे हमने देखा कि 2 और 5 के अलावा में 13 है और यहाँ पे हमने देखा कि 2 और 5 के अलावा में 7 एंड 2 है। इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर अलग है और ये पूरा का पूरा फैक्टर अलग है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, एकदम यूनिक होगा। यदि नंबर बदलते हैं तो फैक्टर्स बदल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कि जो फैक्टर्स होंगे तो उनके ऑर्डर को हमें छोड़ देना, नेग्लेक्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, 5 यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये स्टेटमेंट में कह रहा है कि फैक्टर का जो ऑर्डर है, ठीक है, उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आशा करते हैं कि आप इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के स्टेटमेंट को समझ गए होंगे। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस थ्योरम का यूज कहाँ है। तो इस चैप्टर में हम लोग इस थ्योरम के हेल्प से नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, ठीक, एंड एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए इसका यूज हम एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए करने वाले हैं। अब एलसीएम एंड एचसीएफ जो है आप ऑलरेडी लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए तो
इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 या 3 या 4 नंबर्स हैं, तो वो सबसे लोएस्ट नंबर फाइंड करना है जिसमें आप दिए गए सभी नंबर से डिवाइड करें तो पूरा पूरा कट जाए। अब जैसे कि हमने यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, हमने कहा कि एक नंबर 8 है और दूसरा नंबर 12 है, तो 8 एंड 12 के लिए आपने देखा कि 24 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। क्या सिर्फ 24 ही है? नहीं, आप देखेंगे कि 48 भी 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। आप देखेंगे कि 72 भी 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। आप देखेंगे 96 भी 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर होता है, जो सबसे लोएस्ट नंबर होता है, वही दिए गए नंबर्स का एलसीएम होता है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ में हम लोग देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए एचसीएफ का क्या मतलब है। एचसीएफ का मतलब है कि जो दिए गए नंबर्स हैं वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जो दिए गए नंबर्स हैं तो उनमें डिवाइड करना है। यहां पर था जो दिया गया नंबर था उससे डिवाइड करना है, यहां पर जो दिए गए नंबर्स होंगे उनमें डिवाइड करना। अब जैसे मान लेते हैं कि 8 और 12 ही लिया जाए, ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 8 और 12 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है एंड बाकी कोई नंबर नहीं है। अर्थात 8 एंड 12 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा, जो हाईएस्ट होगा, आप उसको बोलोगे कि ये इन दोनों नंबर का एचसीएफ है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ समझ गए कि क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि हम फाइंड कैसे करते हैं। अब देखिए लोअर क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एचसीएफ को फाइंड करने के 2 तरीके, एक डिवीजन मेथड और एक फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पे हम लोग अब क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज कर रहे हैं और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फैक्टराइजेशन से संबंधित है, अतः हम एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। हम लोगों ने देखा कि एलसीएम एंड एचसीएफ को यहां फाइंड करना है फैक्टराइजेशन के हेल्प से। अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल है कि फाइंड करिए एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। 24 एंड 36 का एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ भी निकालना है। अब देखिए एलसीएम या एचसीएफ के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। अब क्या है कि हम यहाँ पर चाहे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यह है 12, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से जाएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, 24 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 36 जो है यहाँ भी आप चाहें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 18 आएगा, 2 से कर सकते हैं 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए अब जो यहाँ पर मेन प्रोसेस है, जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कैसे करते हो, ठीक है। कौन कौन से नंबर्स एलसीएम में आएंगे और कौन कौन से नंबर एचसीएफ में आएंगे। एचसीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं, और ये सभी क्या है, फैक्टर्स ही तो हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि कॉमन फैक्टर कितना है।
मतलब कि देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो आप जब HCF लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 8। और जब आप LCM लेंगे तो जो कॉमन है पहले उसको ले लेना है, ठीक है, जो कॉमन है पहले उसको लीजिए, एंड जो बच गए दोनों में, अब देखो यहां बच गया रहा है 2 एंड यहां बच रहा है 3, उन सभी को ले लीजिए और ये हो जाएगा हमारा LCM। अब देखिए अब क्या करिएगा, अब आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में आप 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 72। तो आप कह सकते हैं कि 24 और 36 का LCM हो गया 72 और HCF हो गया 8। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखें। और ये इंपॉर्टेंट है फॉर एनी 2 नंबर्स, ठीक है, किसी भी 2 नंबर के लिए ही है, 2 से ज्यादा नंबर के लिए ये नहीं है। हमने कहा कि वो जो 2 नंबर हैं वो है A एंड B। जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के LCM एंड HCF के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो आप हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते रहे हैं और हो सकता है कि इस साल आ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी 2 नंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब इसको यदि हमें वेरीफाई करना है या हम ये कहें कि इसका प्रूफ करें, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने LCM HCF फाइंड किया है वो हम देख सकते हैं कि फ्रॉम एबव यहाँ पर A इंटू बी की बात करें तो ये हो जाएगा 24 इंटू 36 और LCM इंटू HCF की बात करें तो ये हो जाएगा 72 इंटू 8। अब देखिए यहाँ पे 36 भी है और 24 भी है, तो इस 72 को 24 इंटू 3 लिख सकते हैं और इंटू 8 हो जाएगा। 8 8 8 2 4 3 12, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये हो जाएगा 2 2 जा और ये 12 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये 72 इंटू 12 होगा और ये 12 और ये देखो तो 24 इंटू 36 आ गया बिना मल्टीप्लाई किए हुए। हम लोगों ने देखा कि AB का मतलब भी 24 इंटू 36 है और यहाँ पे LCM एंड HCF के प्रोडक्ट का मतलब भी 24 इंटू 36 ही है। तो हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करें, इसको भी मल्टीप्लाई करें तो दोनों ही केस में जो वैल्यू आएगा सेम आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो रूल है, ये जो कंसेप्ट है, इसको हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। और यदि आप चैनल पे बने हुए हैं या बने हुए रहेंगे तो क्लास 10th के मैथमेटिक्स की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। हम इस चैनल पे हर एक टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले NCERT के सभी क्वेश्चंस को तो हम लोग करेंगे, उसके बाद PYQs करेंगे, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किया जाएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी किया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।